स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उसका झगड़ा सड़क पर आकर लड़ा जा रहा है। वो पूरी खबर आपने डिटेल में देखी उसमें आगे क्या होता है। झगड़ा बिहार में भी है। कहा गया झगड़ा तो बिहार में महागठबंधन में ही था, आरजेडी और कांग्रेस के अंदर ही था। अब लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का तो दिल ही नहीं था इस चुनाव में कभी, और उनको मालूम था क्या हश्र होना है, तो तेजस्वी को क्यों मजबूत किया जाए, ऐसा कहने वाले भी मिलते हैं। तो कल बिहार में हार के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई गई दिल्ली के अंदर। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बैठक हुई और यहां पर जो जीते हुए विधायक थे वो तो आए ही, जितने लोग लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो सारे आए, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सीनियर लीडर, सब कोई था ही यहां पर। लेकिन पहली खबर तो वहां से ये बनी कि राहुल गांधी मीटिंग में आते उससे पहले ही दो कांग्रेस के नेता आपस में लड़ लिए मतलब भिड़ लिए। वैशाली से एक चुनाव लड़े इस बार इंजीनियर संजीव, और पूर्णिया से जो लड़े थे जितेंद्र यादव। इनके बीच खूब बहस हुई। इंजीनियर संजीव ने हार की वजह यह बता दी कि 18 नए लोगों को पार्टी ने टिकट दे दिया, इनकी वजह से पार्टी हार गई, नए लोगों पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। दूसरे आदमी जितेंद्र यादव भड़क गए, दोनों में बहस हुई और खबर मिली कि धमकी तक पहुंच गई, और धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, गोली मार देने की धमकी एक ने दूसरे आदमी को दे दी। खैर, ये तो जो हुआ कल विवाद बन गया था। इस मीटिंग के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को और सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया था। अब मीटिंग के बाद जो बताया गया, ये अंदर क्या हुआ, उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी दुनिया में हर किसी को कसूरवार मानने के लिए तैयार है हार के लिए, सिवाय अपनी कोई गलती उसको अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। गलती दिखाई दे रही है तो इलेक्शन कमीशन की, गलती दिखाई दे रही है तो आरजेडी की, कि हमारा अलायंस ठीक से जो है वो काम नहीं कर रहा था, उसमें भी अपनी गलती नहीं, उसमें भी दूसरे की ही गलती। जितने विधायक बाहर निकले हमने एक ही बात कही, ये फ्रेंडली फाइट करा दी आरजेडी वालों ने हमारे साथ, इस वक्त मिलकर इस बार चुनाव नहीं लड़ा गया था। तो क्या कोई गंभीर विचार कांग्रेस की तस्वीर बदलने का हुआ इस बैठक के अंदर? और कांग्रेस तो फिर चले छोटा प्रदेश है कांग्रेस के लिहाज से कि आपके उतने स्टेक नहीं थे, बड़ा प्लेयर तो आरजेडी था, लेकिन अगर छोटी जगह पर ही अपनी हार की वजह, मूल वजह तक नहीं पहुंचेंगे तो बड़ी जगह का क्या करेंगे? इसीलिए जहां बड़ा झगड़ा होता है वो कांग्रेस कभी नहीं खत्म कर पाती। कर्नाटक उदाहरण अभी का है, इससे पहले आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारे उदाहरण उसके याद होंगे। तो मैं आपको एक एक करके कुछ बयान जो है वो कल की बैठक के बाद के वो दिखा रहा हूं। सबसे पहले कृष्णा अल्लावारू जो इनके प्रभारी थे, जिनको कहा गया कि ये तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हश्र आपने देख लिया, इनकी बात सुन लें, इसी से काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का सर अभी भी मट्टी से बाहर निकला है कि नहीं निकला है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें दो बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया के धज्जियां उड़ाना। और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण, मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है उन बातों पे भी चर्चा हुई, और इस बात को लेकर बिहार की यूनिट एआईसीसी के समर्थन के साथ आगे बढ़ने वाली है। अब देखिए, ये प्रभारी हैं। पहली वजह क्या बताई इन्होंने? वोट खरीदी, कि चुनाव में पैसा बट रहा था स्कीमों के नाम पर, चलिए मान लेते हैं। दूसरी वजह इन्होंने बताई चुनाव की प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना, वोट चोरी शब्द इन्होंने कम से कम इस्तेमाल नहीं किया, राहुल गांधी इनसे नाराज ना हो जाए। और तीसरी वजह इन्होंने बताई अलायंस के अंदर जो हो रहा था, क्या हो रहा था ये नहीं बताया। अरे भाई, अलायंस के अंदर जो हो रहा था उसी को ठीक करने के लिए तो आप गए हुए थे। प्रभारी का और क्या काम होता है कि अलायंस पार्टनर्स के बीच समन्वय बनाना, इनकी प्रथम जिम्मेदारी वो थी। और कहा तो ये जा रहा है कि वहां जो कुछ बिगड़ा वो कृष्णा अल्लावारू जी की वजह से बिगड़ा। तो क्या अल्लावारू जी ने खुद को भी कुछ दोष दिया उसके लिए? अब अगली बात सुन लीजिए आप। ये एमएलए जीत के आए इनके बहादुरगंज से। इन्होंने कहा कि ये फ्रेंडली फाइट जो थी इसने हमको बड़ा नुकसान पहुंचाया, और महागठबंधन में लड़ाई थी, हमें कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। जो हमारे ऑब्जर्वर थे, चाहे जिला के ऑब्जर्वर हो या बिहार के ऑब्जर्वर हो, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। लेकिन हमारा जो गठबंधन था हमारे लोगों के साथ, वो समय नहीं हो सका और सही ढंग से नहीं, बहुत कन्फ्यूजन रहा। अंतिम आवर में हुआ, उस पर भी दोस्त फ्रेंडशिप का कुछ सीटों पर किया, फ्रेंडली फाइट हुआ, जिससे वोटर उसमें कन्फ्यूजन फैला।
उसका कारण, और समय पर नहीं हो जाने से कैंडिडेट को समय नहीं मिला। 12-14 दिन में पूरा कंस्टिट्यूंसी घूमना, सारा लोगों को करना, ये थोड़ा दिक्कत हुआ। कांग्रेस का तो परंपरागत वोट है ही, क्योंकि कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही थी, जिस कारण लीडरशिप कांग्रेस में हमेशा लीडरशिप को लेकर पिछले 20-25 साल से खींचातानी रहा। अभी ये कारण था कि राम साहब को दिया गया नेतृत्व कि सब लोग मिल जाएंगे, इस चीज़ से रहेगा। तो मैं समझता हूँ उनको भी, राम साहब को भी कोऑपरेशन सब लोगों का जिस ढंग से मिलना चाहिए, और बहुत लास्ट आवर में बनाया गया, वो नए नए आए थे, नहीं मिल सका। रीथिंकिंग तो करना चाहिए, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि उस पर विचार होना चाहिए। यानी एकला चलो फिर चलना चाहिए कांग्रेस को। विजयलक्ष्मी ने जो अंत में सवाल पूछ दिया, बात सारी निचोड़ वही है। घूम फिर के कहां पहुंचे कि अलग ही लड़ो, क्या जरूरत है तेजस्वी की, फिर यूपी में किसी और की, अकेले लड़िए, अपनी ताकत खुद बनाइए। इन्हीं ने डुबोया है हमको। हमारा तो जो मांझी था बड़ा बढ़िया चप्पू चला रहा था, राहुल जी तो तालाब में भी कूद गए थे। त्रिपाठी जी नहीं, मैं तो मतलब जब उनको सुन रहा था, वो जो भी साहब थे, जो भी नेता थे, एमएलए हैं, वो जीत गए चुनाव, तो मुझे लग रहा था कि मतलब कैसे आदमी कोई सुन ही नहीं रहा है, नए नए थे, पहली बार था। अब पता नहीं वो राहुल जी को जानते हैं नहीं जानते हैं। राहुल कांग्रेस, राहुल जी का 20 साल का राजनीतिक जो पूरा करियर है, उत्तर दक्षिण सब एक कर दिया। ये तो सिर्फ इंदिरा जी कर पाई थी, और तो कोई किया नहीं था कि यहाँ से दक्षिण में भी चली गई थी। फिर भी कह रहे हैं कि भी सब नया नया मामला है। और किसी पर भरोसा क्या होता है? पार्टी पर भरोसा होता है ना। मूल बात यह है कि पार्टी पर भरोसा जनता का टपक गया है, और ऐसा टपक गया है कि अब वो उसको समेट नहीं पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अरे ये तो किसी दूसरे की वजह से। और देखिए, एक चीज समझना होगा, हालांकि हम लोग जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस पार्टी में उसको मुझे किसी ने कहा, तो मैं बता दे रहा हूं यहां, कह रहे आप लोग तो चाहते ही हैं कि राहुल जी और कमजोर हो जाए अकेले जाके, अभी तो थोड़ी इज्जत बची हुई है, आप लोग रोज रोज कह देते हैं। तो अब राहुल जी चाहते हैं, ये राहुल गांधी चाहते हैं, ऐसा बताया जाता है। नहीं, बताया तो जाता है, लेकिन उनके सारे लोग कहते हैं कि ये जो हम लोग टीवी पर पत्रकार या विश्लेषक या जो कांग्रेस के जो शुभेच्छु लोग भी हैं, वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें, और मुझे तो वो वक्त याद आता है, मैं बहुत पुराना, छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी सब छोड़ दीजिए, मुझे याद आता है कि जब बसपा के साथ कांग्रेस ने गठजोड़ किया था, ये मेरे ख्याल से 2002 के पहले किया था या बहुत पहले किया था, तब भी ये स्थिति थी, कुछ नेता अपना गढ़ बचा ले गए थे। उसके बाद धीरे धीरे क्षरण होता चला गया। फिर ये आया कि भाई सपा क्या करती है कि सपा अमेठी और रायबरेली बचा देती है जी। फिर ये हुआ कि हर राज्य में लालू जी कांग्रेस की इज्जत बचाएंगे, बिहार में, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी, महाराष्ट्र में शरद पवार जी, ऐसे ऐसे वो सब इज्जत बचाने वाले नेता खोजते रहे। अब इज्जत कहां जाएगी जब किसी की इज्जत नहीं बची, तो फिर राहुल जी कहां से बचेगी? अगर इसको समझ पाए कांग्रेस पार्टी तो शायद यहां कुछ आगे जाएगी। लेकिन अल्लाह वरू जी के बयान के बाद मैं पूर्णतः विश्वस्त, आश्वस्त, निश्चिंत सब हो गया हूं, कांग्रेस अब यहीं रहेगी, कहीं जाने वाली, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई सुधार सवाल ही नहीं उठता, कोई सुधार नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब एक आदमी ने लेकिन हाँ कुछ खुल के बात कही, इनका नाम है आबिदुर रहमान। इन्होंने कहा हमसे बड़ी गलतियां हुई, टिकट भी गलत बटे, पैसे का भी घपला हुआ, और AIMIM बड़ा फैक्टर था, मुसलमान वोट लूट कर ले गया, ओवैसी ने बड़ा नुकसान किया। जो गिलवा शिकायत हमने सुना दिया, हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई, जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है। उसमें कुछ अलग लगती बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पायरोगारा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। हमारे वोटर जो थे, वोट को डाइवर्ट किया गया, कहा गया कि सारा वोट को पतंग में डाल दो। अब पतंग का वोट जो था वो दे दिया, तीर में दे दिया। गलतफहमी में रह गए हम लोग। अगले बार इस तरह बात होगी, फिर उतना ही 1 लाख वोट से हम जीतेंगे। लोगों समझ में बात आ गई। और ये लोग भाजपा के लोग हैं, बी टीम ए टीम मिला के बी टीम में चला गया वोट। यही दिक्कत हुई हर जगह, और ए टीम बी टीम के साथ सबको नुकसान हुआ इससे, पार्टी को। अरे ए टीम बी टीम में चला गया, आपकी टीम में क्यों नहीं गया? कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिला, ये नहीं बता रहे हैं वो। यार एनीवे, लेकिन जो बातें इन्होंने निकल के कहीं, कृष्णा वरू जी की बातों में तो नहीं लगा कि ये कहीं डिस्कशन में भी आया। ये कह रहे हैं कि हमने राहुल जी को सब कुछ साफ साफ बता दिया,
समीर जी। कल बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया उनकी बैठक के अंदर, राजेश राम जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है वो इस्तीफा लेकर गए थे देने के लिए, अच्छा। जेब में लेके। और जब बैठक शुरू हुई उसके पहले उन्होंने कहा भाई ठीक रहा मेरे पे फूटे तो मैं पहले नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देता हूँ। तो उन्होंने खड़गे साहब से कहा कि सर ये मेरा इस्तीफा है, पार्टी की जो बुरी हार हुई इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरा इस्तीफा है। खड़गे साहब ने कहा नहीं अब राहुल गांधी जी को दीजिएगा। राहुल गांधी के पास जब वो मिले उन्होंने राहुल गांधी को दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि अभी रखे रहने तो बाद में देखेंगे। और राहुल गांधी ने जीते हुए विधायकों को बुलाया था अलग से, तो 6 विधायक अंदर कमरे में एक सोफे पे बैठे थे, 2 सोफे पे। तो राहुल गांधी ने कुछ अल्लाह से कहा कि सबको बुला लो, तो उन्होंने कहा सर सब आ गए। तो उन्होंने कहा जीते हुए सारे बुला लीजिए। तो कृष्णा लाल धीरे से बोला सर 6 ही जीते हमारे। अब एक सोफे में 6 बैठ गए, राहुल गांधी अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हमारे सिर्फ 6 विधायक है। और उसके बाद उस बैठक में कृष्णा लाल कहते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा, लेकिन हमने 2010 से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2010 में हमारे 4 विधायक थे, इस बार हमारे 6 हैं, तो हमारा प्रदर्शन 2010 से बुरा नहीं रहा है। तो सबने वहां पे तालियां बजाई। तो अगर कांग्रेस इस तरीके स्टेज पे चली जाए कि कृष्णा लाल ये कहे कि 2000 से 4 की तुलना में हमारे 6 आए, हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ है, और 6 विधायक ताली बजाते हैं, और राहुल गांधी कहते सबको बुला लो, कृष्णा लाल कहते हैं कि सर 6 ही हमारे, एक सोफे में तो आएंगे, किसको बुलाऊं मैं अंदर। और नहीं समीर जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी को पता नहीं था कि 6 ही है। तो यही स्थिति बता रही है, राहुल गांधी को अंदाज नहीं था कि एक सोफे पे बैठने लायक विधायक हमारे आए वहां पर। तो ये अगर पार्टी की स्थिति है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में किस स्तर पर पहुंच गई है। नहीं, बट मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, कौन अपनी गलती जो है टीवी पे आके स्वीकार करता है। तो चले, उनको उन्होंने वोट चोरी, वोट खरीदी, जो भी बोलना था वो तो बोल दिया। क्या यहां से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि जब साथ लड़के भी यही होना है तो यार अकेले तो लड़ो, कम से कम अपनी ताकत तो पता चले। देखिए कांग्रेस जिसे आप कहते हैं ना, आपके अभी बातचीत जब शुरुआत हुई थी तो आपने कहा था कांग्रेस समाप्ति की ओर है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कांग्रेस आने वाले दिनों में रिवाइव नहीं करके आती है तो कांग्रेस लगभग समाप्त हो जाएगी। जहां जहां कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से टकराई है, कांग्रेस पार्टी वहां पर खत्म ही हो गई है। बिहार के अंदर आप कहेंगे और सीधे भारतीय जनता पार्टी से नहीं टकरा रही है, वो उसका नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। और बिहार में जिस जगह आज कांग्रेस खड़ी है वहां से कांग्रेस कभी अंदाजा नहीं लगा सकती है कि कांग्रेस दूसरे नंबर या पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी। सारे राज्यों में यही हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी तीसरे या चौथे पर गई है, दोबारा वो लौट करके एक महाराष्ट्र एक उदाहरण बना था जहां वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। नहीं तो एक भी उदाहरण पूरे देश भर में आप निकाल करके देखिए जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता से छिटक करके तीसरे या चौथे पर गई है, वहां से वो दूसरे पायदान पर नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, कांग्रेस के लिए संभावनाओं के द्वार पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। क्योंकि जो वोट बैंक था, कोर वोट बैंक किसका था कांग्रेस का? मुस्लिम, दलित, सवर्ण, ओबीसी उसका उतना बड़ा वोट बैंक नहीं था। सवर्ण और जिसे कहते हैं सवर्ण वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उसके साथ साथ ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर और नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। जो 55 जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे जातियों का, ये 55 जातियों का जो समूह है, वो नीतीश कुमार की जो ईबीसी पॉलिसी है उसके कारण आज वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है या रामविलास पासवान के साथ। दलित जो पार्टी पिछली बार जो जीत पाई थी, 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो दलित और मुसलमानों के कॉम्बिनेशन पे काम कर रही थी। वो इस बार जो है वो मुसलमान भी जो है वो कह रहे हैं कि वैसी लेकर के उड़ गया। तो आपके पास बचा क्या है बिहार में? मुझे लगता है राहुल गांधी यदि शीर्षासन भी कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान तरीका है कह देना कि एसआईआर के कारण है, और ये बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब है कि आप आत्मनिरीक्षण करने के लिए आप तैयार नहीं है। आप पार्टी को खड़ा करने के लिए आप में जज्बा, कुवत और हैसियत आपकी नहीं बची हुई है। बिहार के चुनाव के मूल बात यह है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद 2 खबरें आई, अब सोर्सेस से थी लेकिन ऐसा था कि भरोसा किया जा सकता है। एक खबर सर ये थी कि राहुल गांधी जो हैं वो अब सहयोगियों के साथ जो है बहुत उनका मन नहीं है, अकेले कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं। और दूसरी, सहयोगी भी अब चाहते हैं कि कांग्रेस से हमको कुछ मिल नहीं रहा, और अखिलेश यादव जो है वो भी शायद इस वक्त तो इसी पोजीशन में है कि कांग्रेस के साथ हमको अगले चुनाव में समझौता नहीं करना चाहिए। क्या ये इसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कांग्रेस? ये राहुल गांधी तो बहुत समय से चाहते हैं कि वो अकेले लड़ें,
और वो एक और चीज़ चाहते हैं जो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते हैं, वो कहते हैं कि ईमानदारी से वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पे चला जाए, चाहे कितना भी टाइम लगे। एक धीरे धीरे भी बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अब पॉलिटिक्स में ऐसा तो संभव नहीं है कि अब 2029 का भी चुनाव आप नहीं जीते। वो कह रहे हैं 2029 का भी ना जीते कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में अलग तरीके से चलना चाहिए कांग्रेस को। और एक लाइन हस्तक्षेप करें, यदि ये कह करके राहुल गांधी को, मुझे लगता है कौन सा वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होगा भाई? वो तो उनकी बात है कि हम एक लाइन से जोड़ रहा हूं, कौन सा वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है जब आप लालू प्रसाद यादव के साथ आप जाकर के खड़े हो जाते हैं? वो देखेंगे, मैं जो बात कह रहे हैं वो, और उनका कहना ही है कि एकला चलो रे। राहुल गांधी चाहते हैं कि अकेले चलें और कांग्रेस को मजबूत किया जाए, और मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 20% वोट वाली, मतलब 20 करोड़ लोगों के साथ वाली पार्टी कोई खत्म होने वाली है? और आप तो 2.5% के वोट पे प्रशांत किशोर जी को इतना बड़ा नेता बना दिया। वो तो अभी भी 8% वोट आए हैं उनके पास, और वो भी 20 सीटों पे 60 सीटों पे लड़के, वो 243 पे लड़के 3% पे थे, उनको आप चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, और वो 60 सीटों पर 8% वोट। तो कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है, ये दौर चलते रहते हैं। और मैं इसको नहीं मानता कि अल्लाह वरू जो बाहर आके कह रहे हैं वही अंदर कहा गया हो, ऐसा नहीं है। बाहर आकर तो वो यही बोलेंगे कि भाई इस तरह से हुआ, लेकिन अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और आपने कहा कि उन्होंने बात नहीं की, उनको नहीं बता रहे वो कि क्या हुआ अलायंस पार्टनर के साथ। उनको तो जाने नहीं दिया था, तो उनको क्या पता होगा कि अलायंस पार्टनर के साथ क्या बात होगी। इसलिए आप सारा दोष अल्लाह और ऊपर मत डालिए। वो बात अशोक गहलोत जी ने की, लेकिन कांग्रेस एक नए रास्ते पर चलना चाहती है, और वो चलना चाहती है, इस पर तय करे वो। और चाहे उसके लिए कितना लंबा वक्त लगे। राहुल जी ऐसा चाहते हैं, ऐसा मुझे बताया गया, मेरी तो कोई बात राहुल जी से नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि वो ऐसा भी चाहते हैं तो उस पर तय कर लेना। हर बार क्यों होता है? अभी ये हो रहा है, फिर अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे तो फिर तय होगा कि अखिलेश जी के साथ जाना है कि नहीं जाना है, या तो तय कर लेना आज से। अखिलेश जी क्या करेंगे आपको पता है? अखिलेश जी क्या, सर डीएमके के साथ जाएंगे क्या तमिलनाडु में? क्या प्रॉब्लम है? और कहां जाएंगे? अकेले लड़ने वाले हैं तो फिर डीएम के साथ कर लेंगे तमिलनाडु में, क्या अकेले लड़ेंगे तमिलनाडु को चुनाव? ये भी तो मतलब वो बात आपने कह दी ना कि अगर ये भी करना है तो फैसला तो करो, ऐसे ही करो, लड़ाई शुरू कर ले, अकेले लड़ाई। ऐसे कौन सा जीत जा रहे हो? ठीक, अच्छा सही। अखिलेश जी की बात हुई, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी ने भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन जो उनकी लेटेस्ट तस्वीर आई उसमें अखिलेश जी अपना एसआईआर का फॉर्म भरते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव खुद अपना एसआईआर का फॉर्म भर रहे थे। अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता हैं इस वक्त इंडिया अलायंस का, और इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा मुद्दा है एसआईआर। और एक वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये तो लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जनता जागरूक हो जाए। आज आपका वोट काटा जा रहा है, आज वोट है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जातीय आरक्षण सब कट जाएगा तुम्हारा, क्या करोगे फिर? और ये सब कुछ मध्य वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगा। आज वही फॉर्म उनके अपने हाथ में आ गया था, और अब वो लोगों से भी ये कह रहे हैं कि फॉर्म तो भरो। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, हश्र देख लिया सबने। ममता बनर्जी का चुनाव पहले है, उन्होंने भी एसआईआर को मुद्दा बनाया हुआ है। अखिलेश यादव ने उस स्तर पर जाकर के नहीं, लेकिन हाँ एसआईआर पर उन्होंने भी मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन हकीकत यही है जो आपको दिख रही है, फॉर्म तो सभी को भरना है। फॉर्म भरने के बाद जिसका वोट कटे तो वो बाहर आके बताएगा, लेकिन नहीं भरेगा तो कटेगा ही ना। ये बात अखिलेश जी भी जानते हैं, और यही हकीकत है। और हर व्यक्ति को कम से कम हम में से दिल्ली में आएगा तो हम सब भी फॉर्म भरेंगे, तो ये हकीकत अखिलेश जी भी जान रहे हैं कि फॉर्म तो भरना पड़ेगा। नहीं, ये और ये अच्छा है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर चाहे जो लड़ाई लड़े, और उनका काम ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई मतलब धर्मशाला खोलकर तो बैठे नहीं। उनकी भी इच्छा है भाई कि फिर से मुख्यमंत्री बने, और उसके लिए हर लड़ाई उनको लड़ना भी चाहिए। कई बार वो तंज वगैरह करते हैं, वो भटक जाते हैं, वो मेरा अपना मानना हो सकता है, उनके समर्थक वो भी अच्छा मानते हो। लेकिन आम तौर पर जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो उस पर अखिलेश यादव को पता है कि व्यवहार कैसे करना है। अब ये मामला क्या है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनकी बैठक में क्या कहा? उन्होंने कहा आप लोग अपने बूथ पर जाकर जितने अपने मतदाता हैं उनको जुड़वाइए, अधिक से अधिक लोगों के नाम जुड़वाइए, अपना नाम कोई कटने न पाए ये काम कीजिए, और बीएलओ की मदद कीजिए। ये अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों की बैठक में कहा। अच्छी बात। राजनीतिक तौर पर जो हम लोग लगातार कहते रहे कि ये होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर उनके प्रवक्ता कुछ भी बोल देते हैं कि मुझे किसी बीएलओ ने बताया कि नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव को भ्रम नहीं है। क्यों भ्रम नहीं है? क्योंकि अखिलेश यादव 111 विधायक के साथ बैठे हुए हैं, वो विधायक उनको फीडबैक दे रहे हैं, 37 सांसद के साथ बैठे हुए हैं, और जो सांसद जीत के आए हैं वो कोई ऐसा नहीं कि कोई हलवा लड़ाई थी या अचानक जीत गए थे, बहुत मुश्किल से जीत के आए हैं, लेकिन अच्छी जीत लेकर आए।
जब पार्टी का एक नेता इस तरह से बड़ा नेता काम करता है तो नीचे लोगों को थोड़ा अराजकता नहीं होती है। राहुल गांधी की मुश्किल क्या है कि वो ऐसा कोई व्यवहार करते नहीं दिख रहे हैं। मेरा यह मानना है कि राहुल जी को भी अपने पते पर बीएलओ के साथ फॉर्म भरते हुए या बीएलओ उनको दे रहा है उस फॉर्म को भरकर ले जाकर वो स्वयं जमा करें या बीएलओ को बुलाकर करें, जिससे मैसेज जाए। दिल्ली का वैसे तो आज मतलब ये ममता हर जी- पार्टी के नेता को करना चाहिए, ये अच्छा कदम है, मैं तो इसको बहुत प्रशंसनीय मानता हूं। लेकिन ममता जी की पार्टी को भी आज एसआईआर के मुद्दे पर ही मिलने के लिए बुलाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। अब देखिए कि वहां क्या होता है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल कंप्लेंट दी है कि ये काम गलत हो रहा है और बहुत कम समय में दबाव में काम किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है बीएलओ के ऊपर, उसमें सही काम नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए चुनाव आयोग से मिलने के बाद उनकी शंकाओं का कोई समाधान होता है कि नहीं होता है, हालांकि उम्मीद कम है। 10 मेंबर्स निश्चित रूप डेलीगेशन से। है। और चुनाव आयोग ने 5 नेताओं को कहा है कि आप 5 नेता कोई भी मिलने आ सकते हैं, तो उन्होंने 10 की लिस्ट दी है कि हम 10 लोग मिलने 10 जाएंगे। का approve हो गया, फिर 10 बाद में चुनाव आयोग ने उसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है, चुनाव आयोग नहीं चाहता कि भाई 5 और 10 के बीच में विवाद हो। समस्या क्या समाधान है, उनकी क्या समस्या है, चुनाव आयोग इस समय पूरा सहयोग करना चाहता है। और मुझे लग रहा है ये ठीक है, आप 10 नेता लेके जा रहे हो, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, चुनाव आयोग आपकी हर समस्या को सुनेगा, चुनाव आयोग उसका जवाब देगा आपको। फिर आपको ये आके कहना चाहिए बाहर कि भाई चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी, चुनाव आयोग के जवाब से हम संतुष्ट है, चुनाव आयोग ने बता दिया है। बाहर आके आप ये मत कहिएगा कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, अनैतिक है, इसको बंद किया जाना चाहिए, ये वोट काटने की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन चुका है। इस तरीके से बयान जो मुख्यमंत्री देती है, इनके डेरेक ओब्रायन देते हैं, मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। डिपेंड करता है इस बातचीत में उनको क्या जवाब दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से।